दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो होगा कि बॉन्ड एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है डोनर एबिलिटी पे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका IR में भी काम आएगा, वहाँ पर जब आपको ऑर्डर अरेंज करना होता है कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा के आराम से उस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ये वीडियो ख़त्म होते ही वो उसका अपने आप ही पॉपअप हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डोनर एबिलिटी का। तो ये जो वीडियो है ये उसी का ही एक एक्सटेंशन है। बाकी इस वीडियो में भी आपको सब कुछ समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि जो डोनर एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड एंगल पे, क्योंकि बॉन्ड एंगल उसी का ज़्यादा होता है जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पे डिपेंड करती है, और एस और वाइटल जो होते हैं वही न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डोनर एबिलिटी कम है, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स मुझसे जुड़ के बैठे हुए हैं, मैं उनको डोनेट कर ही नहीं सकती, तो इसीलिए मेरी डोनर एबिलिटी कम हो जाती है। तो आप ये याद रखिए कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा, डोनर एबिलिटी कम। ठीक है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो डोनर एबिलिटी कम। तो अब हमें रिंग की बात करनी है कि हम रिंग में कैसे डिसाइड करेंगे कि डोनर एबिलिटी कैसे किसकी होगी, क्या ज़्यादा होगी क्या कम होगी। ठीक है, तो अगर रिंग में हमें जाना है, रिंग कंपाउंड जैसे आपका ये वाला कंपाउंड हो गया, जैसे ये हो गया, ये कंपाउंड्स हो गए, अमाइड हो गया जिसको हम लैक्टम बोलते हैं, जो हमारे, इनमें हम डोनर एबिलिटी को कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जनरल रूल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अंदर का एंगल कम, अंदर का एंगल कम मतलब ये चीज़ जहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये एंगल कम, ये एंगल कम होने का मतलब है यहाँ पर आपको पता है ट्रायंगल का एंगल होता है 60 डिग्री, इसमें जो एंगल आता है वो आता है 109 डिग्री। तो अंदर का एंगल कम, ये वाला एंगल कम, तो बाहर का एंगल ज़्यादा, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा। ठीक है, ये वाला एंगल ज़्यादा, बाहर का एंगल ज़्यादा, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा तो डोनर एबिलिटी कम। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। तो चलिए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, ये एजिरिडीन जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे अजिटिडीन शायद इसका नाम होता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अंदर का एंगल कम, और बाहर का जो एंगल है मैंने उसको नाम दिया है θ1, और इधर जो मेरा बाहर का एंगल है उसको मैंने नाम दिया है θ2। आप कोई भी एंगल देख सकते हैं, या तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसमें मेरा बेसिकली बताने का जो मतलब है वो यही है कि देखिए CNC जो एंगल है CNC का, CNC जैसे ये मेरा C है, ये मेरा N है, ये मेरा C है, तो ये जो एंगल है ये मेरा 60 डिग्री है, इसमें मेरा 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन लोन पेयर, अब अंदर का एंगल कम तो बाहर का एंगल ज़्यादा, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 60 डिग्री क्या है कम, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री अंदर का एंगल कम है तो बाहर का एंगल ज़्यादा, इसका जो एंगल है अंदर का वो इससे ज़्यादा है, तो इस वजह से ये θ2 जो होगा ये इससे कम होगा। मेरा मतलब है θ1 जो होगा ये ज़्यादा होगा θ2 से। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको इसे बहुत आसानी से समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो आप IR के क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करोगे। तो इसको आप अभी आराम से समझ लेना। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, अंदर का एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल जो है, सॉरी ये वाला जो एंगल है ये ज़्यादा है, तो अंदर का एंगल यहाँ पे ज़्यादा है, तो बाहर का एंगल यहाँ पे क्या होगा कम। तो अगर ये θ1 है बाहर का और ये θ2 है, तो ये चीज़ θ1 मेरी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मेरा अंदर का ज़्यादा है तो बाहर का क्या होगा कम होगा। तो फिर अब देखिए यहाँ पर अंदर का कम है तो बाहर का क्या होगा ज़्यादा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर लोन पेयर में हाई होगा और यहाँ पर जो होगा वो कम होगा।
अब ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर से ही डोनेट करता है, तो डोनर एबिलिटी कैसे होगी, जहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है वहाँ पे डोनर एबिलिटी कम होगी, जहाँ पर एस कैरेक्टर कम है वहाँ पे डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज बिकॉज द ऑर्बिटल आर जनरली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो देखिए जैसे जैसे मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मेरे न्यूक्लियस ने उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एस ऑर्बिटल में, इनको अपनी तरफ क्या कर रखा है, खींच के रखा हुआ है। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला मेरा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने सामने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, मतलब साइक्लिक कीटोन कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, और मैंने इनके नीचे इनकी VCO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो आप जैसा देख सकते हैं इसकी 1815 है, मतलब इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1815 है, ठीक है। और इसकी 1780, ये देखिए धीरे धीरे अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है। कम होने का मतलब है, अब इसका आप आराम से समझा सकते हैं रीज़न क्या होगा, अंदर का एंगल कम तो बाहर का एंगल ज़्यादा, बाहर का एंगल ज़्यादा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसको वाइब्रेट कराने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से इसकी मेरी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं फिर। तो जैसा हमने देखा कि इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 1815 समथिंग इसके अराउंड थी, और ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरा आया कैसे कि मेरा जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो देखिए एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था अपने हुक्स लॉ के, फिज़िक्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें हुक्स लॉ क्या बताता है कि ये मेरा जो वेव नंबर है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के मेरा होता है फोर्स कांस्टेंट, और ये मुझे बताता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो यहाँ से मैंने निकाला कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो मेरी बेसिकली क्या चेंज कर रही है, वेव नंबर को। वेव नंबर अब ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है हमारा किस में, IR फ्रिक्वेंसी में। जब हम IR स्टडी करते हैं और IR में हम लोग कुछ अरेंज करते हैं ऑर्डर, तब ये चीज़ हमारी बहुत काम आती है। तो देखिए ये चीज़ आप याद रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो देखिए सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस कैरेक्टर, और ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा तो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही हमारा वेव नंबर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ था, और ये कई बार 4 मार्क्स में आ जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हमें VCO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखा है, यहाँ पर 1745 है, यहाँ पे 1700 है, और यहाँ पे 166 है, सॉरी। तो देखिए इसमें क्या होगा, डोनर एबिलिटी हमें बतानी है कि इसमें इन तीनों में से सबसे अच्छी डोनर एबिलिटी किसकी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंदर का बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा है, यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल कम है, और यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है। यहाँ का बॉन्ड एंगल सबसे कम है तो बाहर का ज़्यादा होगा, बाहर का ज़्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो डोनर एबिलिटी कम होगी। तो डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा मेरी 3 में होगी, फिर 2 में और फिर 1 में, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर अरेंज हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर मेरी बॉन्ड एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तभी मेरी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम आ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डोनर एबिलिटी होती है वो मेरी कॉन्जुगेशन पे भी डिपेंड करती है। अब जैसा आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, मेरा ये अमाइड है, ठीक है। इसमें क्या है कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अगर मैं कोई एक्सेप्टर डालती हूँ, जैसे मेरा H+ है, तो कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा। तो आप जानते हैं कि जैसा मैंने आपको वीडियोस में बताया, आप कहेंगे कि नाइट्रोजन के लोन पेयर जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन कैसे, हमने कॉन्जुगेशन में पढ़ा है कि कॉन्जुगेशन का जो एक बेसिक जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसके साथ
कार्बन जुड़ा है जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है कि ये कॉन्जुगेशन में इस प्रकार जाते हैं, और वही यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा सिस्टम बन रहा है, तो पक्का वहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी। तो देखिए डबल बॉन्ड इधर आए और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर माइग्रेट कर गए, तो O माइनस और N प्लस। अब देखिए जिसके पास माइनस चार्ज है अब वो बहुत अच्छा डोनर हो जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, जो नेगेटिव स्पीशीज़ होते हैं, ये बहुत अच्छे डोनर होते हैं न्यूट्रल से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि विच कार्बोनाइल कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको डोनर एक्सेप्टर की और इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो गई हैं। तो एक मैंने क्वेश्चन लिया है जहाँ पर मैंने अमाइड लिया है, और एक मैंने वो क्वेश्चन लिया है जहाँ पर मेरा कार्बोनाइल है बट जो मेरा अमीन ग्रुप है वो साइक्लिक है, अजीरिडीन मैंने उसका ग्रुप लिया है N का। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में बताना है हमें कि इलेक्ट्रोफाइल जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है वो कौन सा है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी, फिलिसिटी मतलब रेट, कहीं पे हमें दिमाग में आ रहा होगा कि रेट के बारे में बात कर रहा है। तो ये काइनेटिक फिनोमिना होता है, और ये वो टेंडेंसी होती है, वो रेट होता है कि कितने रेट से कोई स्पीशीज़ अपनी तरफ न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कौन अपने पास न्यूक्लियोफाइल को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा RC डबल बॉन्ड ONR2 है, ये मेरा अमोनिया अमाइन जैसा कुछ ग्रुप है जहाँ पे NR2 ग्रुप है। और हमें पता है कि जो NR2 होता है, NR2 ये बहुत अच्छा डोनर होता है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर होते हैं और ये बहुत इजीली डोनेट करता है। स्ट्रॉन्ग डोनर ग्रुप होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कैटेगरी में रखते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग डोनर है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत ज़्यादा। मतलब ये तो वो बात हो गई कि एक बंदा है जो मतलब बहुत अच्छा दानवीर है, जैसे हमने कर्ण का नाम सुना है कि वो बहुत अच्छा दानवीर है। अब उसकी टेंडेंसी यही है कि वो ज़रूर बहुत अच्छा डोनर है, वो कहीं भी जाएगा किसी भी ज़रूरतमंद को वो देगा ही देगा, अगर नहीं भी ज़रूरत होगी तो भी वो दान दे देगा। तो वही केस यहाँ पर भी है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इतना अच्छा डोनर है कि इसको ज़रूरत नहीं भी है तो भी ये यहाँ पर दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिस्टम बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव। तो अब देखिए जब इसने इसको दे दिया, बेसिकली यहाँ पर अगर ये नहीं देता तो यहाँ पर कार्बन कैसा होता, कार्बन पे मेरा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता और यहाँ पर ऑक्सीजन पे मेरा थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से डायरेक्टली, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे जो मेरा ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे मेरा प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन क्या करेगा, तुरंत जैसे ये खाली हुआ तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। तो कार्बन को ज़रूरत रह ही नहीं गई किसी इलेक्ट्रॉन की, तो वो बाहर से क्यों अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो करेगा ही नहीं, तो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो कार्बोनाइल होता है उसका इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे। जैसे ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि कैसा सब्स्टिट्यूएंट मैंने बगल में लगा रखा है। और ये आपके मैंने नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखा है कि जो NR2 होता है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दोनों को ब्रीफ में लिखा हुआ है सिमिलरली कि मेरा जो कार्बन है ये मेरा क्या होगा, डबल बॉन्ड में आ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बट ये इतना अच्छा डोनर है कि ये तुरंत इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बट उसी जगह अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ के अमीन में और यहाँ के अमीन में डिफरेंस है। यहाँ के अमीन में क्या डिफरेंस है कि ये जो अमीन है ये एक साइक्लिक रिंग का पार्ट है, साइक्लिक रिंग का पार्ट है, और वो भी ऐसी रिंग का जिसके अंदर एक एंगल स्ट्रेन है 60 डिग्री का। क्योंकि अब देखिए 1 2 3 4 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 109 डिग्री 8 मिनट्स, इतना इसका
बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बट है कितना 60 डिग्री। तो अराउंड जितना भी आप देखिए 40 डिग्री के अराउंड का इसमें एंगल स्ट्रेन पड़ता है। तो अब देखिए इसका जो एंगल है वो इतना कम है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अंदर का एंगल कम तो बाहर का एंगल ज़्यादा, बाहर का एंगल ज़्यादा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा। तो अब एस कैरेक्टर किस में आ जाएगा ज़्यादा, इस लोन पेयर में। अंदर के जो बॉन्ड एंगल है, इनके जो बॉन्ड का जो एस कैरेक्टर है वो यहाँ से जाके हट के कहाँ आ जाएगा, बाहर में। बाहर कौन प्रेजेंट है, एक बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो दोनों, इन दोनों बॉन्ड का जो कम हुआ एस कैरेक्टर है वो किन में बढ़ेगा, बाहर के बॉन्ड्स में। एक तो बॉन्ड में बढ़ जाएगा और एक बाहर लोन पेयर में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अब जो ये लोन पेयर है इसका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो क्या है, मोर है। मतलब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो डोनर एबिलिटी कम हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में इसकी डोनर एबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। तो अब मतलब ये इसको ज़्यादा देर तक भूखा रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा देर तक ठहरेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा देर तक ठहरेगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बहुत अच्छे से अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक होने से वो बहुत जल्दी अपनी तरफ न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। बट उसी जगह अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी नाइट्रोजन मेरा sp3 है, sp3 है और ये कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये मेरा कैसा है, ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी आती है तो मतलब वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 8 मिनट्स, इसके अराउंड बॉन्ड एंगल होगा। तो कोई भी बॉन्ड स्ट्रेन नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रेन नहीं होगा तो एस कैरेक्टर हर एक में कितना होगा, 25% होगा। बट यहाँ पर जो एस कैरेक्टर होगा लोन पेयर में वो क्या होगा, 25% से ज़्यादा होगा। इस वजह से इसकी डोनर एबिलिटी कम हो गई और इसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इस केस में डोनर एबिलिटी ज़्यादा है, इस केस में डोनर टेंडेंसी कम है, क्योंकि बॉन्ड एंगल का जो कॉन्सिक्वेंस लगता है। तो एस कैरेक्टर इज़ मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बोनाइल कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक, whereas one में the donor tendency is high, so the carbonyl carbon becomes electropositive। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला जो है इसमें मेरी जो है इसकी डोनर टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में या एक जनरल पॉइंट के रूप में बता देना चाहती हूँ कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पानी को अट्रैक्ट करना। तो जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। जो कार्बोनाइल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर जो मेरा 2 है, 2 मतलब ये वाला जो 2 है इसकी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है इससे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बेसिकली ये देखिए C है, ये मेरा N जो भी ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस ऐसे आके जुड़ रहा है, ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर आएगा, ये ग्रुप हट जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर यहाँ पर अट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। और वो मेरा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब हो रहा है, जब मेरा नाइट्रोजन जो है वो मेरा एक रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का कई बार वो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के टर्म्स में क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आपको वो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये आपको कैसे बताना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। तो अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि ऑर्डर अरेंज करो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पे, तो आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बोनाइल कार्बन आपका हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है,
ठीक है। कौन सा कार्बोनाइल कार्बन आपका हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन जितना इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतनी ज़्यादा आपकी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी। अब मैं एक बात करती हूँ, जो इस वीडियो का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डोनर एबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन से डोनर एबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। हम जानते हैं ये मेरा इथीन है, ये भी मेरा एक इथीन है। इथीन और इथीन अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरे को एक ब्यूटाडाइईन देता है। इस तरीके का मुझे सिस्टम मिलता है। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखिए क्या होता है। एक तरफ मेरा इथीन है, एक तरफ मेरा इथीन है। अब इसके क्या हुआ, जो नीचे के जो देखिए इथीन में क्या होता है, पाई होगा, पाई स्टार होगा। मैंने इसमें फ्रंटियर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिया है। ठीक है, फ्रंटियर मतलब जो ऊपर बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन में एक्सेप्ट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पाई पाई स्टार है, इसका भी पाई पाई स्टार है। ठीक है, तो अब देखिए पाई पाई, इसका पाई और इसका पाई आपस में इंटरेक्ट करेंगे। दो मॉलिक्यूल्स, दो ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई 1 पाई 2। नीचे फिलिंग शुरू हो गई तो ये वाले दो इधर आ गए, ये वाले दो इधर आ गए। अब पाई स्टार दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दो कर रहे हैं इंटरेक्ट तो दो नए बनेंगे। इस प्रकार आप देखिए दो नए बन गए। लेकिन अब एक चीज़ इसमें आप नोटिस करिए कि जब मेरा नॉर्मल इथीन था तो यहाँ पर जो मेरा होमो लूमो गैप था, ये मेरा लूमो है और ये मेरा होमो है। तो होमो लूमो जो गैप था वो मेरा कितना था, इतना बड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर भी जो मेरा होमो लूमो गैप है वो इतना बड़ा है। लेकिन जब मेरा इंटरेक्शन हुई इन पाई और पाई स्टार्स के बीच में तो क्या हुआ, ये जो मेरा नया लूमो बना और ये मेरा नया होमो बना, तो मेरा देखिए होमो लूमो जो गैप है वो कितना कम हो गया है। यहाँ इतना बड़ा था और इतना हो गया है, इतना छोटा। तो देखिए मेरा डेल्टा EHL जो होमोलूमो गैप है वो पाई इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और मेरा होमोलूमो गैप अगर बहुत कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से यहाँ पर माइग्रेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ये देखिए होमोलूमो गैप अगर मेरा कम हो रहा है तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखिए जो नया होमो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और जो नया लूमो है वो यहाँ पर है। और जो मेरा इथीन था उसका जो लूमो है वो यहाँ था और जो मेरा उसका होमो था वो यहाँ था। तो यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेरा इथीन का था और ये मेरा ब्यूटाडाइईन का है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब मेरा ये गैप कम हो गया है तो मेरे जो गैप कम होने से क्या होगा कि इसका जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होगी। देखिए कई बार हम क्या देखते हैं कि कुछ जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं वो हाईली कलर्ड होते हैं। वो हाईली कलर्ड होंगे तो उससे क्या होगा, वो कैसे कलर आता है उनमें, तो देखिए पाई इंटरेक्शन की वजह से, पाई इंटरेक्शन की वजह से उनमें कलर आता है। तो देखिए बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट से अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट काम आने वाला है आगे भी कुछ चीज़ों को समझाने में। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गैप ज़्यादा है। अगर ये गैप ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी जो एब्जॉर्बेंस, जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा वो यूवी रेंज में चली जाएगी। यूवी रेंज में मतलब ये कलर शो करेगा यूवी में, हमें वो चीज़ें विजिबल नहीं होगी। लेकिन जब इसका जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एनर्जी गैप है ये कम हो गया है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है, जो हमारी जो मतलब ये लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा वो किस में आ जाएगी, विजिबल रीजन में आ जाएगी। विजिबल रीजन में आने से क्या होगा कि हमें जब ये पाई मतलब बेसिकली क्या होगा, इसने कुछ लैम्डा किसी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करी और ये ऊपर जंप कर जाएगा। ऊपर जंप कर जाएगा, जब ये वापस आएगा नीचे, वापस नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, कुछ एमिट करता है। तो एमिट करेगा तो कुछ एनर्जी की लाइट एमिट करेगा या उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, तो वो विजिबल रीजन में होती है। विजिबल रीजन में होने की वजह से हमें क्या दिखता है, हमें कलर दिखता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया एक बार मैं और बोल देती हूँ कि अगर ये मेरा गैप कम होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, तो जब ये वापस नीचे आएगा तो कुछ रेडिएशन को एमिट करेगा। तो ये जो रेडिएशन होती है ये मेरी विजिबल रीजन में आती है।
विजिबल रीजन में आने से हमें उसमें क्या दिखता है, कलर दिखता है, जो हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। इसीलिए जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक डाइज हो गई, पॉरफायरिन रिंग हो गया, और भी जैसे हमारे जैसे टोमेटो में हमारा लाइकोपिन प्रेजेंट होता है। टोमेटो हमारे को रेड कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें लाइकोपिन प्रेजेंट होता है, और लाइकोपिन जो होता है ये हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। अब देखिए जितना ज़्यादा, देखिए यहाँ पर 2 कॉन्जुगेशन थी, 2 डबल बॉन्ड थे, तो उनके इंटरेक्शन से हमारा देखो होमोलूमो गैप में कितनी कमी आई। पहले इतना बड़ा था और इतना कम हो गया। अगर मेरे बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये ओवरलैप करेंगे आपस में। ओवरलैप करेंगे तो मतलब वो हमारे और भी ज़्यादा विजिबल रीजन में आ जाएंगे और हमें बहुत अच्छा उनमें कलर दिखेगा। इसीलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें इंटेंस कलर दिखता है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में होते हैं। जैसे बीटा कैरोटीन कैरोट में प्रेजेंट होता है, लाइकोपिन टोमेटो में, और ऑर्गेनिक डाइज जो हमारे हाईली कलर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो एग्जाम्पल था वो बेसिकली किसका था, कि कॉन्जुगेशन से हमारी डोनर एबिलिटी कैसे बढ़ती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने डोनर एबिलिटी तो बताया ही नहीं कि इससे कैसे हो रही है, तो अब आप ये खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने आपको क्या बोला था। डोनर एबिलिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब जो जितना ऊपर होगा, अगर वो ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा तभी तो वो लूमो के पास आ पाएगा। देखिए पहले ये होमो कहाँ था, नीचे, अब जो नया होमो बना है वो यहाँ पर बना है। ठीक है, तो इससे ये एनर्जी कम थी, अब ये एनर्जी क्या हो गई है, ज़्यादा, इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई है। तो अब क्या हो गई, एनर्जी बढ़ गई है, तो एनर्जी बढ़ गई है तो इसकी डोनर एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और लूमो के लिए मैंने क्या बोला था, एक्सेप्टर के लिए, कि लूमो की एनर्जी कम होनी चाहिए। तो देखिए पाई इंटरेक्शन से मेरी लूमो की एनर्जी भी कम हुई है। पहले लूमो मेरा हाई एनर्जी पे था, अब लूमो मेरा गिर के लो एनर्जी पर आ गया है। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है पाई इंटरेक्शन का और कॉन्जुगेशन का, ये भी मेरी डोनर एबिलिटी को एनहांस करता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम देखेंगे इसके और भी कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, न्यूक्लियोफाइल्स को डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे नए एग्जाम्पल से। तो तब तक देखते रहिएगा द केमिस्ट क्लब। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना समझ आई हो, प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा। और मेरी और भी काफ़ी वीडियोज़ है, कंडक्टेंस पे है, कार्बोक्साइलिक एसिड्स पे हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी मैंने पढ़ाया है, और मैं धीरे धीरे करके मैं काफ़ी सारा कोर्स को कवर करूँगी। तब तक आप प्लीज़ देखते रहिए द केमिस्ट क्लब। थैंक यू सो मच एवरीवन।